फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8th के लिए और कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए एक शानदार टॉपिक, एक शानदार यूनिट लेके आए हैं। इसका नाम है धातु व अधातु और इससे संबंधित हर बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर और क्लास 8th एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ से हमारे इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक रहते हैं उन टॉपिकों को एक बार आप देख लीजिए। पहला टॉपिक हमारा रहेगा धातुओं व अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। दूसरा टॉपिक यहाँ से रहेगा धातुओं व अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तीसरा टॉपिक यहाँ से रहेगा उत्कृष्ट धातुएं और चौथा टॉपिक यहाँ से रहेगा मिश्र धातुएं। तो कुल मिलाकर ये 4 टॉपिक हम इस अध्याय के अंदर डिस्कस करेंगे और अच्छे से मैं यहाँ से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी यहां से इस प्रकार के वीडियो अपलोड की जाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, अंत तक देखते हो, तो धातु व अधातु से संबंधित जो भी आपके मन के अंदर डाउट रहते हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम हमारा पहला टॉपिक लेते हैं। इस पहले टॉपिक का हमारा नाम रहता है धातुओं व अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। ये टॉपिक काफी अच्छा है। इसके अंदर हम दोनों चीजों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे पास कुछ चीजें रहेगी जिसको लेकर हम इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। कुछ हमारे पास गुणधर्म रहेंगे, कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज रहेगी जिसको लेकर हम मेटल्स के अंदर और नॉन मेटल्स के अंदर जो है हम कंपेयर करेंगे। तो वो क्या क्या रहेगा उसको देखिएगा। जो हमारा पहला रहेगा अंतर करने का माध्यम, वो यहां पे रहेगा कठोरता। इसको आप देखते जाएं। मैं यहां पे कुछ गुणधर्म बता रहा हूं जो धातुओं के लिए भी लागू होंगे और अधातुओं के लिए भी लागू होंगे। तो पहला भौतिक गुणधर्म कठोरता है जो हम धातुओं के लिए भी पढ़ेंगे और अधातुओं के लिए भी पढ़ेंगे। सामान्यतः अगर हम धातुओं की बात करते हैं तो धातुएं जो है वो कठोर होती हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि धातुएं जो है वो कठोर होती हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन एक को छोड़कर एक धातु ऐसी है जो कठोर नहीं होती है, ठोस नहीं होती है। किस ताप पर? तो कमरे के तापमान पर। सामान्यतः कमरे के तापमान पर एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। उस धातु का नाम है पारा। तो एक धातु पारा जो रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है। रूम टेम्परेचर की बात करते हैं उस कंडीशन के अंदर। बाकी जो भी मेटल्स रहती है, जो भी धातुएं रहती है, वो सभी सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं, कठोर होती हैं। अगर बात करें हम कठोरता को लेकर अधातुओं में, तो अधातुएं जो हैं वो कठोर भी होती हैं। समझना इस चीज को, अधातुएं कठोर भी होती हैं, अधातुएं द्रव भी होती है। कठोर का मतलब आप ठोस समझें, कठोर का मतलब आप ठोस समझें। अधातुएं ठोस होती हैं, अधातुएं द्रव भी होती है और अधातुएं गैस भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर एक ऐसी धातु है, एक ऐसी नॉन मेटल है जो ठोस होती है या कठोर है। तो यहां से हम उदाहरण लेंगे सल्फर का। अगर हम बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव होती है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव होती है। और गैस की अगर बात करते हैं तो यहां से आप ले सकते हो क्लोरीन, फ्लोरीन। तो आपने देखा अधातुओं का पहला भौतिक गुणधर्म कठोरता। तो कठोरता के अंदर हमने ठोस पढ़े सल्फर, आयोडीन, द्रव पढ़े ब्रोमीन और बाकी मैक्सिमम जो है वो गैसेज होती हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। इसके अलावा यहां से अगर बात करें हम तो जो भी है नियॉन है या आर्गन है, ये सारी की सारी जो है वो गैसेज होती हैं, गैसें होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे गुणधर्म की। ये हमारा पहला गुणधर्म हो गया कठोरता। सेकंड गुणधर्म देखिएगा, दूसरा गुणधर्म हमारा रहेगा घनत्व।
दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है घनत्व। इस घनत्व को आप समझें धातुओं के लिए भी और अधातुओं के लिए भी। बात करें हम घनत्व की, तो नॉर्मली जो धातुएं होती है, मेटल्स होती हैं, उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी हाई होती है। उसका घनत्व कितना होता है? ज्यादा होता है। अब अधिक किसकी तुलना में होता है? तो जब कभी भी हम डेंसिटी अर्थात हम घनत्व पढ़ते हैं, तो घनत्व हम हमेशा वाटर से कंपेयर करते हैं, जल से उसकी तुलना करते हैं। तो यहां पर हम धातुओं के घनत्व की तुलना जल के घनत्व के साथ में करते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो धातुओं का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा कि जो धातुएं हैं उसका घनत्व भी कितना होता है? मैक्सिमम होता है, अधिक होता है। किसकी तुलना में? कंपेयर देन वाटर। और यहां पर अगर अधातुओं की बात करते हैं तो अधातुओं के जो घनत्व होते हैं वो जल की तुलना में लौ होते हैं, कम होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कम। तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी लेस देन होती है वाटर के, एंड यहां पर मेटल्स की बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी हाई होती है किसकी तुलना में? वाटर की तुलना में। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे की कील या फिर किसी धातु का टुकड़ा अगर जल के अंदर डाला जाता है तो वो जल के अंदर डूब जाते हैं, ऐसा क्यों? इसका आंसर समझिएगा कि जल की तुलना में लोहे की कील या धातु के टुकड़े का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण वो जल में डूब जाते हैं। सेकंड प्रश्न यहां से पूछा जाता अधातुओं से रिलेटेड कि प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक का कोई सामान जल के ऊपर तैरता है, क्यों? बिकॉज इसके पीछे रीजन ये है कि जो अधातुएं होती हैं उसकी डेंसिटी कम होती है, किसकी तुलना में? वाटर की तुलना में, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरती हैं। इसके ये दो उत्तर आप याद रखोगे, एग्जाम के अंदर घनत्व से रिलेटेड ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आप याद रख लोगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट जो है हमारा गुणधर्म वो हम लेते हैं, और नेक्स्ट गुणधर्म हमारा रहेगा गलनांक। गलनांक की अगर बात करें तो धातुओं के गलनांक अधिक होते हैं, ये वापस से मैं लिखूंगा, धातुओं के गलनांक अधिक होते हैं। अधिक का मतलब क्या है और गलनांक के मतलब क्या है? गलनांक को समझे पहले कि किसी भी पदार्थ या कोई भी पदार्थ जिस तापमान पर गलता है वह तापमान क्या कहलाता है? उस पदार्थ के लिए गलनांक कहलाता है। मैं सामान्य सी परिभाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी पदार्थ जिस तापमान पर गलता है वह तापमान, वह टेम्परेचर उस पदार्थ के लिए क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। कि गलनांक जो है वो मेटल्स का अधिक होता है, लेकिन जो अधातुओं का गलनांक है वो क्या होता है? कम होता है। यानी कि धातुएं आसानी से नहीं गलेगी, उसको बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा तापमान देने पर ही वो गलती है। जैसे कि हम यहां पर लिख देते आयरन। आयरन का मतलब लोहा, जिसका तत्व प्रतीक होता है Fe, और इसका जो है वो गलनांक होता है 1593 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोहे को 1593 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप देते हैं तब जाके लोहा जो है वो गलता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोहे का गलनांक 1593 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरी बात, एक अपवाद याद रखना, आप बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, एक अपवाद याद रखना। जैसे कि मैंने यहां पर अपवाद बताया था, पारा एक ऐसी धातु जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन बाकी सारी की सारी धातुएं कठोर होती हैं। यहां पर आप देखोगे कि सारी की सारी धातुओं का जो गलनांक है वो अधिक होता है, लेकिन अपवाद रूप में यहां पर आपको याद रखना है गैलियम को आपको याद रखना है।
गैलियम एक ऐसी मेटल है, एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने हाथ में गैलियम को ले लिया, गैलियम के पाउडर को मैंने या गैलियम को हाथ में ले लिया, तो वह वहां पे पिघल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर के तापमान के बराबर का तापमान अगर गैलियम को मिल जाता है तो गैलियम पिघल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि धातुओं में गैलियम एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। कितना कम होता है? तो आप याद रखोगे, शरीर के तापमान के बराबर, शरीर के तापमान के बराबर, और हमारे शरीर का जो तापमान है वो होता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद रखना है, हमारे शरीर का टेम्परेचर। ये नॉर्मल मैं बात कर रहा हूं, एक सामान्य व्यक्ति का टेम्परेचर। बाकी जब बुखार आता है या वो फीवर से ग्रसित होता है, देन उसका टेम्परेचर नॉर्मल से हाई होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधातुओं के गलनांक के लिए। तो नॉर्मली अधातुओं का गलनांक भी कितना होता है? लो होता है। किसकी तुलना में? धातुओं की तुलना में। इसको आसानी से जो है वो पिघलाया जा सकता है। जैसे कि प्लास्टिक आपने ले ली, प्लास्टिक को बहुत कम ताप देते हैं फिर भी वो पिघल जाता है, लेकिन वहां पे अगर हम एल्यूमिनियम रखते हैं, लोहा रखते हैं या फिर कोई दूसरी धातु रखते हैं तो वो आसानी से नहीं गल पाती। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी रहेगी आघात वर्धनीयता। अब इस आघात वर्धनीयता का हम अर्थ समझते हैं कि आघात वर्धनीयता का अर्थ क्या होता है। इधर से देखिए, आघात का अर्थ होता है पीटना, आघात का अर्थ होता है पीटना, और वर्धनीयता का अर्थ होता है बढ़ना। वर्धन, वर्धन का मतलब होता है बढ़ना। आघात का मतलब पीटना, वर्धन का मतलब बढ़ना, यानी कि पीट कर बढ़ाना। आघात वर्धनीयता का मतलब है पीट कर बढ़ाना। इसका अर्थ समझ गए आप। अब इनमें कंपैरिजन करते हैं हम बात करें धातुओं की, तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातुओं के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। तो इसको आप पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि धातुओं के अंदर तो आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन धातुओं के अंदर की धातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता के गुण को समझाइए कि आघात वर्धनीयता का गुण कैसे पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये चीज है, ये लोहा है, सोना है, चांदी है, कॉपर है या एल्यूमिनियम है, कोई भी धातु ये हो सकती है। अगर इसके ऊपर हम हथौड़े से प्रहार करते हैं, प्रहार करने का मतलब है पीटना, आघात देना। अगर हम इसके ऊपर आघात पहुंचाते हैं, पीटते हैं या प्रहार करते हैं, तो ये जो धातु है ये क्या हो जाएगी? चादर का रूप ले लेगी। यानी कि जब हमने इसको पीटा तो ये बढ़ गई, और बढ़ने के बाद इसका रूप परिवर्तित हो गया और क्या बन गई? एक चादर बन गई। तो ये है आघात वर्धनीयता का गुण कि किसी धातु को पीट कर उसकी चादरें बनाई जा सकती हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण है, ये कहलाता है आघात वर्धनीयता, जो कि मेटल्स के अंदर तो पाया जाता है लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर ये गुण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हम गुण लेंगे, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी लेंगे ध्वनि का। ये काफी महत्वपूर्ण जो भौतिक गुणधर्म रहता है मेटल्स के लिए, कि मेटल्स के अंदर तो ध्वनिका का गुण पाया जाता है लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर ध्वनिका का गुण नहीं पाया जाता। अब ये ध्वनिका होती क्या है, इसको सबसे पहले समझिए। ध्वनिका का मतलब है कि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को हमने पीटा और उसको पीटने के बाद उससे ध्वनि उत्पन्न हुई। पदार्थ को पीटने पर उसके अंदर ध्वनि उत्पन्न हुई, इसका मतलब है उसके अंदर एक गुण पाया जा रहा है जिसका नाम है ध्वनिका। तो धातु जो है वो पदार्थ कौन होंगे? धातु होंगे। यानी कि धातुओं को अगर पीटा जाता है तो उसके अंदर जो है वो ध्वनि उत्पन्न होती है।
इस गुण को हम क्या कहते हैं, ध्वनिका कहते हैं, जो कि धातुओं के अंदर तो होता है लेकिन अधातुओं के अंदर नहीं पाया जाता। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा मंदिर के अंदर और स्कूल के अंदर, बड़े अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, इस पर ध्यान से देखिए। मंदिर जो है, मंदिर के अंदर घंटियां होती हैं, स्कूल के अंदर भी घंटियां होती हैं। जब इस पर प्रहार किया जाता है तो दूर तक इसकी ध्वनि चली जाती है। ये जो गुण है ये ध्वनिका का होता है। नॉर्मली ये घंटियां जो है वो फेरस धातु की यानी कि आयरन की यानी कि लोहे की बनाई जाती हैं, और लोहा जो है वो एक मेटल है जिसके कारण वो ध्वनिका का गुण प्रदर्शित करता है। अगर यहां पर हम प्लास्टिक का कोई डिब्बा रख दें या कोई प्लास्टिक की चीज रख दें या कोई अधातु रख दें और उससे उस पर हम प्रहार करें तो वहां पर ध्वनि सुनाई नहीं देगी, ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि नॉन मेटल्स के अंदर ये ध्वनिका का गुण जो है वो नहीं पाया जाता। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे अगले भौतिक गुणधर्म के अंदर। आप इसको अपनी कॉपी के अंदर लिखा जरूर करें, जितना ज्यादा स्वयं लिखोगे उतना अच्छे तरीके से आपको ये चीजें क्लियर होगी। तन्यता का मतलब है कि खींचकर लंबा करना। तन्यता का मतलब क्या होगा, खींचकर या खींचकर लंबा करना। आघात वर्जना का मतलब था पीट कर बढ़ाना, पीट कर चदरे बनाना, लेकिन तन्यता का मतलब है खींच कर लंबा करना। तो धातुओं के अंदर ये तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातुओं के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर ये तन्यता का जो गुण है वो नहीं पाया जाता। इसको आप उदाहरण के साथ भी समझ सकते हो, जैसे कि हमारे पास यहां पे सोना है Au या चांदी है Ag। इन दो धातुओं में तन्यता का गुण अधिक पाया जाता है, और इन दोनों में भी स्पेशल आपको किसका ध्यान रखना है, Au और सोने का ध्यान रखना है। ये जो है इसका जो तन्यता का गुण है वो सबसे अधिक होता है सभी मेटल्स के अंदर, इसकी तन्यता सबसे अधिक होती है। जो सुनार होता है वो इसी गुण के कारण जो है वो आभूषण बनाने के अंदर Au यानी कि सोने का उपयोग करता है। तो ये चीज आपको यहां से समझ में आ चुकी होगी तन्यता की, कि धातुओं के अंदर पाया जाता है, Au में सबसे अधिक होता है, लेकिन अधातुओं के अंदर ये गुण, ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नए गुणधर्म में, और नया बिंदु हमारा यहां से होगा चालकता। चालकता को हम दो तरीके से समझेंगे। एक तो चालकता हो सकती है ऊष्मा की, दूसरी चालकता हो सकती है विद्युत की। कई पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऊष्मा के चालक नहीं होते तथा विद्युत के चालक भी नहीं होते। तो धातुएं जो है ऊष्मा की चालक होती हैं, धातुएं जो है वो विद्युत की चालक होती हैं। लेकिन यहां पर मैं अंतर करूं अधातुओं के साथ में, तो अधातुएं जो है वो ऊष्मा की चालक नहीं होती, यानी कि अचालक होती हैं, कुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं, अचालक होती हैं। और विद्युत की भी वही परिभाषा, कुचालक होती है। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि जो धातुएं हैं वो ऊष्मा की चालक होती हैं, और धातुएं जो है वो विद्युत की भी चालक होती हैं, और अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत दोनों की कुचालक होती हैं। यहां पर मैं कुछ धातुओं के नाम लिख रहा हूं और उसको उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। यहां पर अपने पास है Au, Ag, कॉपर, एल्यूमिनियम। इसको मैं यहां से लिख रहा हूं सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम। सोना, चांदी, कॉपर और एल्यूमिनियम ये विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातुएं होती हैं। ये एग्जाम्पल्स के साथ समझना है, अगर आपको प्रयोगात्मक की दृष्टि से समझना है। जैसे कि यहां पर जो है ये विद्युत के तार हैं, विद्युत के तार के ऊपर जो कवर किया जाता है, एक लेप किया जाता है विद्युत रोधी पदार्थ का, यानी कि प्लास्टिक का ऊपर कवर चढ़ाया जाता है, तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है, जिसके कारण करंट नहीं लगता।
उस तार के अंदर तो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर हमने जो प्लास्टिक चढ़ाया है वहां पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो जो प्लास्टिक होता है वो अधातुओं का बना होता है, लेकिन जो तार है वो धातु है, वो यहां से कॉपर हो सकती है। इसलिए हम कहेंगे कि धातुओं में तो विद्युत का चालन होता है, लेकिन अधातुओं में इस प्रकार का चालन नहीं पाया जाता। ऊष्मा का भी हम उदाहरण के साथ, प्रयोग के साथ समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक कोई भगोला है, इसको आप भगोला मान सकते हो, और इसके नीचे हमने आग लगा दी है। यानी कि हमने गैस के बर्नर पर एक भगोले को रखा और इसके अंदर हमने पानी को भर दिया। इसके अंदर हमने क्या भरा है? पानी भरा है। और इसके अंदर हम दो चीजें डालेंगे, एक इसके अंदर मेटल डालेंगे और एक इसके अंदर हम नॉन मेटल डालेंगे। यानी कि एक तो हमने डाल दिया चम्मच और एक हमने यहां से इसके अंदर डाली लकड़ी। हमने लकड़ी डाली, हमने चम्मच डाला। कुछ देर बाद जब पानी गर्म हुआ तो हमने ये अनुभव किया हाथ लगाकर कि चम्मच गर्म हो चुका है, लेकिन लकड़ी गर्म नहीं हुई। इससे यह परिणाम निकल के आता है कि धातुओं के अंदर ऊष्मा का चालन होता है। ऊष्मा का चालन होता है तभी तो चम्मच गर्म हुआ। और दूसरा परिणाम यह निकल के आता है कि अधातुओं के अंदर ऊष्मा का चालन नहीं होता है तभी तो लकड़ी गर्म नहीं हुई। तो ये चीजें आप समझोगे तो आप अच्छे से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी यहां से धातुओं व अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इसके अंदर हम बिंदु बनाकर समझेंगे कि किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम इसके अंदर चर्चा करेंगे वायु के साथ धातु व अधातु की क्रिया, वायु के साथ अभिक्रिया। दूसरे बिंदु पर हम डिस्कस करेंगे जल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। पहले बिंदु में हम अभिक्रिया वायु के साथ, दूसरे में जल के साथ, तीसरे में अम्ल के साथ। तो सबसे पहले हम लेते हैं वायु के साथ धातु व अधातु की क्रिया। धातु जैसे कि आप कुछ भी ले सकते हो। धातुओं के उदाहरण में यहां लिख रहा हूं, कॉपर यहां से हो सकता है, यहां से आप ले सकते हो जिंक ले सकते हो, यहां से एल्यूमिनियम ले सकते हो, यहां से फेरस ले सकते हो। अगर बात करें अधातुओं की तो अधातुओं में आप ले सकते हो क्लोरीन को, आप ले सकते हो सल्फर। क्लोरीन या सल्फर, ये दो आप अधातुओं की जो अभिक्रिया है वो देख सकते हैं कि क्लोरीन और सल्फर दोनों अधातुएं हैं और इनके साथ वायु की क्या अभिक्रिया होगी। तो देख लीजिए इधर से, वायु यानी कि ऑक्सीजन। जब भी वायु शब्द आता है तो आपको क्या समझना है? ऑक्सीजन को समझना है कि किसी भी मेटल्स के साथ या नॉन मेटल्स के साथ हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे? ऑक्सीजन की करवाएंगे। तो यहां पर देख लीजिए, ये कॉपर है, ये जिंक है, ये एल्यूमिनियम है, फेरस है। फॉर एग्जांपल हमने यहां पे ले लिया जिंक और जिंक के साथ हमने क्रिया करवा दी ऑक्सीजन की। ये 9वीं क्लास का एक टॉपिक रहता है अणुसूत्र। उसके अंदर हम समझते हैं कि अणुसूत्र कैसे क्रिएट करने हैं, लेकिन आपकी क्लास के अंदर ये टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं उतना हाई लेवल पे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन पूरी तरीके से समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। देखिए यहां पर ये जिंक है और ये ऑक्सीजन है। जब ये दो आपस में रिएक्शन करते हैं तो ZNO बनता है। यहां पर आपको ध्यान क्या देना है कि जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था भी 2 होती है, इसलिए यहां पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ZNO बनेगा और यहां पर आगे मल्टीप्लाई होगा 2 का। यानी कि जब जिंक ने ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ रिएक्शन करी तो क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड बन गया। वापस से सुनिएगा इस चीज को कि जिंक धातु ने वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड का निर्माण किया। तो यहां से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इसका निष्कर्ष आप देखिएगा कि जो धातुएं होती हैं वो धातुएं वायु के साथ रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया आपको ये। अब इसके अंदर हम समझेंगे एक शानदार चीज, ये बन गया जिंक ऑक्साइड
अब इस जिंक ऑक्साइड का चूर्ण हम एक बीकर के अंदर डालते हैं। ये हमारे पास कोई बीकर है, इसको देखिए, ये बीकर है हमारे पास कोई। इस बीकर के अंदर हमने पहले से पानी भर के रखा है और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, जिंक ऑक्साइड डाल दिया और हमने इसका घोल बना दिया। घोल बनाने के बाद हमारे पास एक लिटमस पत्र है। इस लिटमस पत्र को हम डालेंगे किसके अंदर, हम इस बीकर के अंदर इस जो है वो लिटमस पत्र को डालेंगे। ये लाल है, लाल रंग का है, इस इधर देखिए मैं इसका कलर कर रहा हूं, लाल रंग का है ये। जब इस लिटमस पत्र को हम इस विलयन के अंदर डालते हैं, किसका विलयन है, जिंक ऑक्साइड का चूर्ण हमने किसके अंदर डाला, पानी के अंदर डाला, और ये लिटमस पत्र अब हम इस पानी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, डालते हैं, और डालने के बाद बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो वाला भाग हमने अंदर डाला था वो हो गया नीला। वो कैसा हो गया, नीला हो गया। तो यहां से ये निष्कर्ष निकलेगा कि जो धातु ऑक्साइड हैं, जो धातु ऑक्साइड हैं वो लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर रहे हैं, नीले में बदल रहे हैं। ये प्रॉपर्टी किसकी थी, मैंने आपको पढ़ाया था एक टॉपिक, अनिल। अनिल का मतलब होता है अम्ल नीले को लाल कर देता है। उल्टा आपको समझना है क्षार का, यानी कि क्षार जो है वो लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। यानी कि ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई, क्षार की हो गई। तो आप क्या कहोगे कि जो धातु ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो धातुएं होती हैं या जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो किसकी प्रकृति, कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर के सवाल में पूछा जाता है कि जो धातु ऑक्साइड है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो एक शब्द में आपको उत्तर देना है, क्षारीय। दूसरा, आगे हम चलेंगे अधातुओं के अंदर। अधातुएं वायु के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। यहां पर हमने ले लिया सल्फर। सल्फर की क्रिया हमने करवाई वायु के साथ में या ऑक्सीजन के साथ में, और जो ही सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करी तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, SO2 बन गया। अब इसको देखें तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर कि अधातु थी, अधातु ने वायु के साथ अभिक्रिया करी और अधात्विक ऑक्साइड बन गया, अधात्विक ऑक्साइड बन गया। अब हम इस अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति को भी चेक करते हैं, वही प्रक्रिया दोहराएंगे। सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंदर हम पानी को भरते हैं। पानी भरने के बाद जो सल्फर ऑक्साइड है उसको हम इसके अंदर प्रवाहित करते हैं। एक लिटमस पत्र ले जाते हैं जिसका अब कलर कैसा है, नीला कलर है, और जब अब नीले कलर वाले लिटमस पत्र को अब इसके अंदर डुबोते हैं तो जो इसके आगे वाला पोर्शन है ये वाला रेड हो जाएगा। रेड क्यों होगा, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। अम्लीय प्रकृति होने के कारण ही तो नीले को लाल में तब्दील कर रहा है, अम्ल नीले को लाल कर देता है। तो यही तो हुआ, ये नीला था, नीला किसमें चेंज हो गया, लाल में हो गया। कब होता है, जब कोई भी पदार्थ अम्ल होता है। तो हम यहां क्या कहेंगे कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहां पर आप कोष्टक में लिख देना कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय प्रकृति होती है। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ये प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो आपको याद रखना है अम्लीय प्रकृति होती है। तो ये तो पहला बिंदु हो गया हमारा वायु के साथ रिएक्शन मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की। जल का सूत्र आपको याद होगा, जिसको याद नहीं है वो याद कर लें, H2O। ये किसका फॉर्मूला है, ये जल का फॉर्मूला है, जरूर याद रख लें। अब हमारे पास यहां पर है कॉपर, ये हमने लिया कॉपर, और इस कॉपर के साथ में हमने अभिक्रिया की जल की, तो क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड का मतलब है CuOH2 बनेगा।
कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। या इसकी जगह और सिंपल लेना चाहो तो ले सकते हो, जैसे कि यहां पे सोडियम है, सोडियम के साथ में हमने अभिक्रिया करा दी जल की, तो जो है इसकी अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो धातुएं होती हैं वो जल के साथ में अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। कब करते हैं? जब धातुएं जल के साथ में रिएक्शन करती हैं। अधातुएं होती हैं, वे अधातुएं जब जल के साथ में रिएक्शन करती हैं तो अधात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं। अधात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है, परीक्षा के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि धातुएं तो जल के साथ में रिएक्शन करके धात्विक हाइड्रोक्साइड क्रिएट करते हैं और अधातुएं जल के साथ में रिएक्शन करके अधात्विक हाइड्रोक्साइड क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम अम्ल के साथ पढ़ते हैं कि अम्ल के साथ धातुओं और अधातुओं की क्या क्रिया होती है। बात करें हम अम्ल की, तो अम्ल की नॉर्मली धातु के साथ क्रिया देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल अपने पास यहां पर जिंक है और जिंक की क्रिया हमने यहां से करा दी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, और जब जिंक की क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में करवाते हैं तो बनता है ZnCl और इसके साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। इसको संतुलित कर सकते हैं अपन यहां से 2 का मल्टीप्लाई करके और यहां से 2 का मल्टीप्लाई करके और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2ZnCl प्लस H2 बनेगा जब जिंक धातु अम्ल के साथ में रिएक्शन करेगी। यानी कि यहां पर हमने क्या लिखा? यहां पर हमने लिखा धातु प्लस अम्ल, यानी कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण क्रिएट करते हैं और इसके साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। लवण क्रिएट करते हैं और इसके साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान रखना है आपको कि धातुएं एसिड के साथ में रिएक्शन करके साल्ट क्रिएट करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो छोड़ते हैं। मेजर चीजें वो मैंने यहाँ पे मेटल्स के लिए बताती है, नॉन मेटल्स में इतना कुछ ज्यादा नहीं है, तो आप देख लेना एक बार। जो मेटल्स है वो बिल्कुल जो है थोड़ी बहुत क्रिटिकल था, जो मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया कि जो मेटल्स है वो वायु के साथ, जल के साथ और अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या क्या क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उत्कृष्ट धातुएं। आसान टॉपिक है, इसको देखें आप कि उत्कृष्ट धातुएं हम किन धातुओं को कहेंगे। तो वे धातुएं जो जल के साथ तथा वायु के साथ रिएक्शन नहीं करती। वे धातुएं जो जल के साथ तथा वायु के साथ रिएक्शन नहीं करती उनको हम उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो सोना, चांदी, ये वो मेटल्स हैं जो आसानी से वाटर के साथ में और यहां से एयर के साथ में क्रिया नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं, जिसके कारण हम कहेंगे कि जो सोना और चांदी है ये उत्कृष्ट धातुओं के अंदर रखी जाएगी। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, आप याद रख लोगे कि वह धातुएं जो जल के साथ में और वायु के साथ में रिएक्शन नहीं करती उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए सोना और चांदी, बिल्कुल ही आसान से परिभाषा हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे मिश्र धातुओं के अंदर। अगला हमारा टॉपिक है मिश्र धातुएं। देखिए, 2 या 2 से अधिक धातु व अधातु को जब निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है, देखिए यहां पे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धातु व अधातु या केवल धातु ही, 2 या 2 से अधिक धातु व अधातु को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। तो उसे मिश्र धातु कहते हैं, तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो
पहले तो यहाँ पे परिभाषा नोट करिए कि जब दो या दो से अधिक मेटल्स और नॉन मेटल्स या केवल मेटल्स एक निश्चित रेशो के अंदर मिलाया जाता है तो उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। अब मिश्र धातु कौन कौन सी है और कौन से परीक्षा में प्रश्न आते हैं इससे रिलेटेड, तो आप एक याद कर लेना, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, और दूसरा आप इसके अंदर याद कर लोगे पीतल। स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड प्रश्न आता है, पीतल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। बात करें हम पीतल की, तो पीतल के अंदर जिंक होता है और कॉपर होता है। जब जिंक और कॉपर को मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, तो पीतल का निर्माण होता है। परीक्षा के अंदर प्रश्न 1 नंबर के सवाल में पूछा जाता है कि पीतल के अंदर कौन कौन सी धातुएं सम्मिलित हैं, तो जिंक और कॉपर को जब मिलाया जाता है तो पीतल बनता है। तो ये मिश्र धातु के अंदर क्वेश्चन रहता है और ये कंप्लीट हमारा दूसरा पार्ट धातु व अधातु कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये यूनिट समझ में आ चुका है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी घर बैठे इन वीडियोस का आनंद ले सकें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।